वेलकम बैक योर सोनू यूट्यूब चैनल। योर सोनू यू व्यूवर्स के बारे में कुछ बता दें सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका योर सोनू के चैनल पे। मेरा नाम शिवम कुमार है और जैसा कि आपने बताया भी कि मैंने बार्क एस्टैब्लिश ट्रेनिंग कैटेगरी 1 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है सिविल इंजीनियरिंग में। इसमें इसका बेसिक सैलरी क्या होता है? सर इसका बेसिक सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लेवल 7 का जॉब है ये। तो बैलेंस करके लाइफ को चलना चाहिए और लाइफ को ही नहीं, पढ़ाई को और भी चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। तो मैं भी बैलेंस करके चला हूँ, बहुत किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं। क्या आपको कभी प्यार हुआ है? ऐसा होता ही है, सबके साथ ऐसा होता है। और बच्चे इस चीज़ पे ध्यान दें कि नॉन टेक पे ज़्यादा फोकस करें, टेक्निकल के साथ। टेक्निकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बगैर टेक्निकल आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, चाहे आप प्री में बहुत अच्छे भी नंबर ले आए। बेहतर है कि आप टेक्निकल को तो कंटिन्यू करें ही, लेकिन उसके साथ नॉन टेक को ले करके चलें और उसके बाद आप फाइट। मेरा तो ये हाल कर दिया था उन्होंने। मैं आपको बता दूं कि मेरा इंटरव्यू 52 मिनट चला था, जो कि एक एवरेज इंटरव्यू से लगभग 1.5-2 गुना होता है। नॉर्मल इंटरव्यू शायद 30 मिनट चलता है, मेरा 52 मिनट चला था। तो उस दौरान मैं कमरे में एसी लगी हुई थी, मैं वो 3 पीस पहना हुआ था, एक सूट। मेरा पूरा पीठ पीछे पसीना से भीग गया था उस एसी वाले कमरे में। बेहतर है कि आप आगे जो पढ़ते हैं उसको कंटिन्यू तो करें ही, लेकिन पीछे वाले चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहें और ये तब तक करें जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाता, क्योंकि सिलेक्शन ही अटल सत्य है। तो मैंने बार्क वाला जो है CBT भी दिया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। अच्छा। और मैंने इंटरव्यू भी दिया, तो इंटरव्यू देने के बाद आज फाइनल रिजल्ट आपके सामने है और ऑल इंडिया रैंकिंग 1 लाए हैं। बिल्कुल। आप अगर बहुत डीप नॉलेज नहीं रखते हैं थ्योरेटिकल चीज़ों को लेकर के या फिर एक्सप्लेनेशन को लेकर के, तो शायद मुश्किल हो सकती है। डिप्लोमा पे सबसे बेस्ट जॉब आप कह सकते हैं इस चीज़ को। यही उम्र है प्यार मोहब्बत का, तो आपको क्या प्यार मोहब्बत में कुछ फंसे थे क्या इस तरह की चीज़ों में? नहीं, कभी फंसा तो नहीं था, लेकिन अच्छा, कोई बच्चा जब बार्क में सिलेक्शन लेना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए बेसिक स्तर से? मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूँ और जैसा कि मैंने भी सब बच्चों की तरह नॉर्मल सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। उसको देखिए, एक बहुत अंदर से प्रेम वाला भाव रवि सर को लेकर के आता है। सोम पढ़ाए थे मुझे इंजीनियर्स अकेडमी में, और उसके अलावा विनय धाकरे सर हैं, एक दीपक सर सॉइल पढ़ाते हैं। अच्छा। बहुत एफर्टिंग आदमी है वो। उसके साथ मैंने ईशू सर से भी पढ़ाया, तो ईशू सर का भी इतना अप्रिशिएबल कंटेंट है। मैं उनके कंटेंट का अगर बात करूँ तो मतलब जो पकड़ है उनके सब्जेक्ट्स में लेकर के, चाहे सॉइल हो, इन्वायरमेंट हो, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी हो, बहुत अच्छा कंटेंट भी देते हैं, बहुत अच्छा पकड़ भी है। और साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक भी बहुत बढ़िया है। बहुत सारी ऐसे लोग भी विश करते हैं जो लोग शायद आपके बुरे परिस्थिति में ना बहुत बदले हुए थे, और अचानक से उनका बिहेवियर, नेचर आपके प्रति इस तरह से बदलता है ना कि बिल्कुल वो आपके अपने होना चाहते हैं, अपने होने का एक्टिंग करते हैं, दिखाते हैं। मैंने उस दिन ये शायरी लिखा था, सब जानता हूँ नादान थोड़े ही हूँ। बिल्कुल, कि सब जानता हूँ नादान थोड़े ही हूँ, हाँ कमज़ोर हूँ बेजान थोड़े ही हूँ, और भूल गए थे हमें मेरे हालात देखकर, हाँ भूल गए थे हमें मेरे हालात देखकर, आपका चेहरा अच्छे से याद है अनजान थोड़े हूँ। दिल पे लगी सर। अभी मैं जिनके सामने हूँ शायद इनको सब लोग पहचान रहे होंगे बखूबी, क्योंकि भारत में पूरा नंबर 1 रैंकिंग लाए हैं बार्क एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, और हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम शिवम कुमार है ना। और ये बिहार से हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़े हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं वही पढ़ के ये भारत में नंबर 1 रैंकिंग लाए हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। और सर आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम शिवम कुमार है और जैसा कि आपने बताया भी कि मैंने बार्क एस्टैब्लिश ट्रेनिंग कैटेगरी 1 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है सिविल इंजीनियरिंग में। जी, जो पढ़ने का स्ट्रेटेजी रहा बचपन से अब तक का, एक शॉर्ट इंट्रो में आप कुछ बता सकते हैं हमारे बच्चों को, हमारे दर्शकों को? देखिए, ऐसा कोई टैबू नहीं है कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 ला दे वो बहुत अच्छे स्कूल से या फिर कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हो। मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूँ और जैसा कि मैंने भी सब बच्चों की तरह नॉर्मल सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। उसके बाद अपना मैट्रिक की परीक्षा, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है जो कि KNSGP समस्तीपुर से। अच्छा। 2018 से 21 के सेशन में। और उसके बाद मैं तैयारी करने में लग गया और एक दो साल के कठिन परिश्रम के बाद आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जब स्टार्टिंग में आप जर्नी रहा होगा बचपन का, उनके बारे में किस तरह कुछ ख्याल है कि किस तरह से पढ़ते थे? क्या आपको लग रहा था कि मैं भारत में नंबर 1 रैंकिंग ला करके आज इस तरह से सबके सामने आ पाऊँगा? देखिए, किसी को ये पता तो नहीं होता है कि वो आदमी ऑल इंडिया रैंक 1 ही ला देगा। हाँ, लेकिन ये पढ़ाई का रहता है कि मैं बचपन से एवरेज, मोर देन एवरेज था, बहुत टॉपर टाइप का भी नहीं था।
नॉर्मल जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, मैंने भी वैसे करी। कॉलेज भी मेरा बहुत नॉर्मल परसेंटेज से मैं पास हुआ हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मैं कॉलेज में थर्ड टॉपर रहा हूँ अच्छा अच्छा। अपने कॉलेज के। और उसके बाद फिर आगे की जर्नी मैंने तैयारी करी, कोचिंग्स ली, और आज मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, कोई बच्चा जब बार्क में सिलेक्शन लेना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए बेसिक स्तर से? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप जिस भी ब्रांच से हैं, आप अपने फाउंडेशन कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। फाउंडेशन कोर्स करने का मतलब है ईच एंड एवरी टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम को फिट सूट करता है। और जब आप उस चीज़ को कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं, प्रैक्टिसेस होती है, करते रहें। और ऑब्वियसली सारे एग्ज़ाम्स को अटेंड करें, आपका भी कुछ बेटर रिजल्ट हो। क्या नीड ये होता है कि केवल सिविल इंजीनियरिंग छात्र ही बार्क में जा सकते हैं या फिर अदर ब्रांचेज वाले भी? जी, ऐसा नहीं है। बार्क बहुत सारे ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज़ निकालती है। हाँ, ये है कि इसमें वैकेंसीज़ बहुत कम रहती हैं, बहुत कुछ एक वैकेंसी रहती है, तो बच्चे अवेयर नहीं हो पाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप रेगुलरली वेबसाइट्स को चेक करते रहें या फिर और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन सोर्स में जुड़े रहें कि आपको वैकेंसीज़ का पता चलते रहे और फॉर्म भरते रहें। मैं सबसे यही कहूँगा कि आप चाहे 1 सीट हो, 2 सीट हो, फॉर्म भरना ना छोड़ें, फॉर्म भरते रहें, क्योंकि एक्सपीरियंसेस नहीं, लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिसेस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके हाँ। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा, चाहे एग्ज़ाम्स दे करके हों, चाहे पढ़ के हों, क्वेश्चंस लगा करके हों, तो ये सारी चीज़ें करते रहिए। क्या आप जब पढ़ रहे थे डिप्लोमा में या फिर स्टार्टिंग में तो ये लगा था कि मैं बार्क में सिलेक्शन होगा या फिर अन्य एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट हो पाऊँगा, इससे इस तरह की कुछ चीज़ें? जी, मैं जब डिप्लोमा कर रहा था तो मेरे कुछ एक रिलेटिव्स हैं जो भी बार्क में ऑलरेडी जॉब में हैं, अच्छा अच्छा। और भी कई विभाग में जॉब में हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन तो मिलता ही है। हाँ, ये अलग फैक्टर है कि आपका खुद एक नीड होता है, इंस्पिरेशन भी एक चीज़ होती है, बट आपका भी तो नीड होता है ना कि आप कहीं सरकारी नौकरी में जाएं, आप अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकें। तो ये सारी चीज़ें बचपन से ही दिमाग में चलती रहती थी, तो मैंने उसी सब चीज़ों को फॉलो करा है और आगे बढ़ा हूँ। देखिए दोस्तों, अभी जिनके सामने हैं यह कोई छोटा मोटा एक एग्ज़ाम नहीं होता है, ये एक साइंटिस्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है। क्या सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो पोस्ट भी जो है वो साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट सी का एग्ज़ाम है, जो 2 साल ट्रेनिंग पीरियड के बाद दिया जाता है बच्चों को। यही उम्र है प्यार मोहब्बत का, तो आपको क्या प्यार मोहब्बत में कुछ फंसे थे क्या इस तरह की चीज़ों में? नहीं, कभी फंसा तो नहीं था, लेकिन इसमें इसका बेसिक सैलरी क्या होता है? सर, इसका बेसिक सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लेवल 7 का जॉब है ये। तो लेवल 7 जो नॉर्मली जो है जेई लेवल में लेवल 6 मिलता है। जैसे आप एसएससी जेई जो कि सुप्रीम जॉब माना जाता है डिप्लोमा लेवल पे, सिविल इंजीनियर के लिए। कोई भी इंजीनियर ब्रांच हो, बट नॉर्मल बच्चे स्टैंडर्ड रेफरेंस में एसएससी जेई को लेते हैं। तो उसका लेवल 6 है, और लेवल 6 से ये मोर देन एक लेवल अपर है, ये लेवल 7 का जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ऑलरेडी डिप्लोमा पे सबसे बेस्ट जॉब आप कह सकते हैं इस चीज़ को। और इसका मैक्सिमम जो पे लेवल सैलरी का वो कितना तक जा सकता है? इसका प्रमोशन का मुझे बहुत ठीक से आइडिया नहीं है। स्टार्टिंग का मैंने जैसे बताया लेवल 7 है। अच्छा अच्छा। तो देख सकते होंगे केवल डिप्लोमा क्वालिफाइड कर करके आज ऑल इंडिया नंबर 1 पे आए हैं, और खुद के मेहनत की वजह से, ना कि अन्य की चीज़ों को लेकर चले हैं। अभी जो बच्चे देख रहे हैं हमारे साथ, वो स्टार्टिंग से जब पढ़ रहे होते हैं तो उसके सामने कई समस्याएं आती हैं, जैसे कि पढ़ने के दरमियान आप एक ये चीज़ समझिए कि आप जिस स्टेज में हैं, आप जिस फेज में हैं लाइफ के, वो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो हार्मोन्स का डिसऑर्डर चलता रहता है। आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करके चलनी पड़ेगी कि आप सब दिन इफ़िशियंसी के साथ पढ़ ही नहीं पाएंगे। और अगर आप सिर्फ पढ़ के ही क्या कर लेंगे, ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं और भी एक्स्ट्रा करिकुलम्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल एक्स्ट्रा करिकुलम्स में ही इन्वॉल्व हो जाएँ, जिससे कि आपका जो है एक बहुत जो नीड है, जो ज़रूरी है, वो बहुत पीछे रह जाए। तो आप सब चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, और बैलेंस करना कहते हैं ना कि ज़िंदगी मध्यम मार्ग में है। बिल्कुल तो बैलेंस करके लाइफ को चलना चाहिए, और लाइफ को ही नहीं, पढ़ाई को और भी चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। तो मैं भी बैलेंस करके चला हूँ, बहुत किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं। क्या आपको कभी प्यार हुआ है? ऐसा होता ही है, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि आदमी का एक होता है ना कि अगर आपको किसी से प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो फिर आप इंसान क्यों हो? देखिए, इंसान और मशीन में बस एक ही फ़र्क है कि आपके अंदर इमोशंस है, प्यार है, तो सब इंसान को होता है, और यही एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती भी है। आप किस कोचिंग से तैयारी करे हैं सर, पटना में रह करके? सर, मैं जब डिप्लोमा पास करके आया था
दिसंबर 2021 में। तो मैंने उसके जस्ट आफ्टर मैंने इंजीनियर्स अकेडमी पटना ऑफलाइन सेंटर पे मैंने ज्वाइन कर लिया था। हाँ। और वहाँ जा कर के मैंने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करा। और उस कोचिंग के बारे में मैं मतलब बहुत पॉजिटिव रिव्यू है। सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कवर कराए गए थे वहाँ पर। अच्छा। हाँ, जैसे कुछ पोर्शंस एक्चुअली निगेटिव सब जगह होता है। हाँ। आप स्टूडेंट्स को ये चीज़ें मान करके और मैनेज करके चलना चाहिए कि कुछ चीज़ें आदमी खुद से भी कर ले। हाँ। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस पॉजिटिव ही रहा। तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ से कवर करी, सारे फाउंडेशन कोर्स को पढ़ा। और उस कोर्स को पढ़ने के बाद मैं सेल्फ स्टडी भी करी है। अच्छा। और उसके बाद आज मैं कई एग्ज़ाम्स में प्रेजेंट होने के बाद, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आपका फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो जाता है। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था एसएससी जेईई का, एक्चुअली मैं मन में ये मोटिव लेकर के आया था कि मुझे एसएससी जेईई क्रैक करना है। अच्छा अच्छा। तो जब मैं आया तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने एसएससी जेईई 2022 वाला दिया। ठीक है। उसमें आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि मैंने मात्र 7 सब्जेक्ट तब तक पढ़े थे। ओ भाई साहब, और मैंने प्री में 0.5 से मैं रह गया 2022 वाला। गजब। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है एफर्ट्स लगाएंगे तो वो वेस्ट जाता है। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में 0.5 नंबर से आप रह गए। जी जी बिल्कुल। एसएससी जेईई के प्री 2022 में मैं 0.5 से छूट गया था अच्छा। फाइनल प्री वाले रिजल्ट में। बिल्कुल। उसके बाद मैंने उसी सिलसिले में एक डीआरडीओ का एग्ज़ाम दिया था। हाँ। जिसमें मैं तब प्री में ही उसमें 6% से छूट गया था। हालांकि उसमें सीट हमको जैसे याद है 20 या 22 सीट था, तो सीट ऑलरेडी कम था तो कट ऑफ ऊपर जाना था। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, उसके बाद एक और एग्ज़ाम जो NWD है वो भी मैंने पिछले साल ही 0.75 से छूटा था। तो ये मैं 3 एग्ज़ाम जो बहुत क्लोज मार्जिन से छूटा। हालांकि और कई एग्ज़ाम्स थे जिसमें थोड़ा सा अंतर ज़्यादा है। कहने का ये मतलब है मैंने एग्ज़ाम्स बहुत सारे देते रहे। बिल्कुल ये कभी घबराया नहीं कि अगर आज 0.5 से छूट गया या जो भी है तो नहीं होगा, छोड़ दूँ, कैसे करूँ, नहीं करूँ। इन सब चीज़ों से पढ़े मैं लगा रहा और मल्टीपल एग्ज़ाम्स देते रहे। इसी सिलसिले में मैंने पिछले साल एसएससी जेईई का प्री 2023 वाला भी दिया। अच्छा अच्छा। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा रॉ स्कोर 122.5 है। वाह। अभी हालांकि प्री में रिजल्ट आया नहीं है अच्छा। फाइनल। तो फाइनल कट ऑफ क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले सालों का अगर देखें तो ऐसा लगता है कि प्री क्वालिफाई हो जाएगा इस बार वाला। और उसी के साथ मैंने बार्क वाला जो है CBT भी दिया। उसके बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। अच्छा। और मैंने इंटरव्यू भी दिया। तो इंटरव्यू देने के बाद आज फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। और ऑल इंडिया रैंकिंग 1 लाए हैं। बिल्कुल। तो जब आप इंटरव्यू देने गए थे तो उस टाइम किस तरह का प्राउड फील हुआ होगा आपको दे के निकलने के टाइम और देने टाइम?